My name is Sonam Ratnua. I am assistant professor of law in Bayani Law College और जो टॉपिक आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो इंटरनेशनल लॉ का टॉपिक है और टॉपिक का नेम है रिकग्निशन यानी मान्यता। इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम बात करते हैं तो हर एक स्टेट को इंटरनेशनल कम्युनिटी का मेंबर होने के लिए रिकग्निशन की ज़रूरत होती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इंटरनेशनल लॉ में इंटरनेशनल कम्युनिटी का पार्ट होने के लिए एक मैंडेटरी क्वालिफिकेशन हो गई रिकग्निशन मान्यता। देखिए हर एक पर्सन जो है वो अपनी रिकग्निशन पे ही अपनी लाइफ को आगे कैरी फॉरवर्ड करता है। अगर किसी पर्सन की अपनी कोई एक रिकग्निशन मान्यता नहीं है, उसकी अपनी एक पहचान नहीं है, तो उसे सर्वाइव करने में बहुत मुश्किल होती है। और अगर हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे तो ये और एक बहुत बड़े वास्ट लेवल पे चीज़ हो गई, तो वहाँ पर तो रिकग्निशन और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे हर एक स्टेट को एक कम्युनिटी जो है इंटरनेशनल लेवल की, उसकी मेंबरशिप, अगर हम कहें कि मेंबरशिप लेने के लिए हर एक स्टेट से जो है रिकग्निशन जो है ज़रूरी होता है। अगर हम रिकग्निशन का अगर स्पेसिफिकली बात करें तो इंटरनेशनल लॉ का जो हमारा सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है उसमें इंटरनेशनल लॉ में रिकग्निशन जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और हम कह सकते हैं कि जहाँ हम इंटरनेशनल लॉ को समझ रहे हैं, उसका मीनिंग समझ रहे हैं, हम उनके सोर्सेज समझ रहे हैं, वहाँ हमें ये भी समझना ज़रूरी है कि इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लॉ में इंटरनेशनल कम्युनिटी का मेंबर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या लेनी पड़ेगी, मान्यता लेनी पड़ेगी। अब मान्यता लेनी पड़ेगी तो पहले हमें मान्यता का एक बेसिक मीनिंग आना चाहिए। तो मीनिंग देखिए हम डिस्कस करेंगे, जो दो राइटर्स की डेफिनेशन मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया है। पहले है ओपेनहाइम और दूसरे है फेनविक। तो हम पहले किसकी बात करते हैं, ओपेनहाइम की बात करते हैं। ओपेनहाइम कहते हैं इन रिकग्नाइजिंग अ स्टेट एज अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी। यहाँ पे एक स्टेट को हम पहचान देते हैं किस चीज की, कि अब से वो एक मेंबर की तरह किसका पार्ट हो चुका है, इंटरनेशनल कम्युनिटी का पार्ट हो चुका है। इट मींस मान्यता रिकग्निशन क्या करती है, इंटरनेशनल कम्युनिटी के मेंबर के लिए एक पहचान देने का काम कौन करती है, मान्यता करती है, अकॉर्डिंग टू ओपेनहाइम। अब सेकंड डेफिनेशन हम बात करते हैं वो फेनविक की है। फेनविक क्या कहते हैं, through recognition the members of the international community formally acknowledge that the new state has acquired international पर्सनालिटी। यानी कि यहाँ पर ये कह रहे हैं कि यहाँ फॉर्मली एक्नॉलेज किया जाता है कि ये जो एक स्टेट था वो एज अ मेंबर अब क्या हो चुका है, न्यू स्टेट बन चुका है। किस चीज़ का, इंटरनेशनल लॉ में इंटरनेशनल कम्युनिटी का। यानी कि अब उसने क्या एक्वायर कर ली है, इंटरनेशनल पर्सनालिटी एक्वायर कर ली है। अब इंटरनेशनल पर्सनालिटी एक्वायर कर ली तो अब उसका अगर हम बात करें कि उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, क्या इफेक्ट आएगा, तो जिस दिन से उसको रिकग्निशन मिल गई, जिस दिन से उसने इंटरनेशनल पर्सनालिटी जो है वो एक्वायर कर ली, उसको मिल गई, कम्युनिटी का मेंबर बन गया वो इंटरनेशनल लॉ में, वहां पर उसे वो सारे हम कह सकते हैं जो बेनिफिट्स होने चाहिए थे, जो राइट्स मिलने चाहिए थे, वो यहां से उनको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर एग्जांपल लेके चलते हैं, अगर किसी स्टेट, ए स्टेट है, अगर किसी भी, अगर मान के चलिए ए स्टेट को हमने क्या दे दी, अब रिकग्निशन दे दी, मान्यता दे दी, तो अब इनकी राइट्स क्या हो जाएंगे, अब इनके राइट्स यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। इट मींस क्या है, अब जो भी काम होगा उसमें ये ए स्टेट जो है वो अपने राइट्स के लिए बोल सकता है, बिकॉज क्योंकि उसे अब क्या मिल चुकी है, रिकग्निशन मान्यता मिल चुकी है। तो ये दो राइटर्स हैं जिनकी डेफिनेशंस अभी हमने यहाँ पर डिस्कस की है। तो इससे बेसिकली अगर हम कंक्लूजन निकालें तो क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि इंटरनेशनल लॉ में रिकग्निशन मान्यता एक स्टेट को पहचान देती है, उससे इंटरनेशनल पर्सनालिटी, या हम कह सकते हैं इंटरनेशनल पर्सनालिटी का उसको एक स्टेटस देती है, और जिस दिन से उसे ये रिकग्निशन मिल जाती है उस दिन के बाद से उस स्टेट की एक पहचान बन जाती है इंटरनेशनल कम्युनिटी में, और उसके राइट्स भी क्या हो जाएंगे, वहां से उसके राइट्स उसको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये बेसिकली मतलब हो गया रिकग्निशन का। अब हम
हम बात करते हैं थ्योरीज ऑफ रिकग्निशन। रिकग्निशन की जो है दो थ्योरीज जो है वो यहाँ पर यूज आती है, एक तो कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी आती है, एक डेक्लेरेटरी थ्योरी आती है। तो देखिए मैंने यहाँ पर दोनों थ्योरीज का बताया है। अगर हम पहली थ्योरी का बात करें कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी का, तो इसके फेवर में कौन कौन है, यानी कि इस थ्योरी को फेवर करने वाले कौन कौन से राइटर्स हैं, तो उसमें देखिए हीगल, एंजियोलाटी, ओपेनहाइम, ये तीनों किसका फेवर करते हैं, कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी का। अब ये होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी होती क्या है, तो देखिए कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी का मतलब ये है कि उस देश ने, उस स्टेट ने वो अपना पूरा कॉन्स्टिट्यूशन रेडी कर लिया है। एक बेसिक रिक्वायरमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन की होती है किसी स्टेट की, अब उस स्टेट के पास आ चुकी है और आज वो स्टेट रिकग्निशन के लिए रेडी है। तो जब उसके पास उसका कॉन्स्टिट्यूशन होगा, उसके पास बेसिक उसका एक हम कह सकते हैं कंपोजिशन हो रखा होगा, उसका एक फ्रेम होगा, जब ये सारे एक स्टेट में क्वालिफिकेशन या पॉइंट्स या एलिमेंट्स जो होते हैं वो अवेलेबल होते हैं, उनके पास वो होते हैं, वहां हम कहते हैं कि उसके पास कौन सी थ्योरी है, कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी के अकॉर्डिंग बात कर रहा है। फेवर में हीगल, एंजियोलाटी एंड ओपेनहाइम इनका फेवर करते हैं। सेकंड थ्योरी है डेक्लेरेटरी थ्योरी। इसके फेवर में कौन कौन है, तो देखिए हॉल, वैगनर, ब्रायली, पिटकॉबिट एंड फिशर, ये भी राइटर्स वो हैं जो कि फेवर करते हैं, जो कि सपोर्ट करते हैं डेक्लेरेटरी थ्योरी का। डेक्लेरेटरी थ्योरी क्या होती है, तो देखिए जब एक बेसिक अगर हम बात करें कि डेक्लेरेटरी थ्योरी में वो स्टेट ये डेक्लेरेशन करता है, ये घोषणा करता है कि आज से वो इंटरनेशनल कम्युनिटी का मेंबर हो चुका है, उसे मान्यता मिल चुकी है। यानी कि यहां पर कुछ जो बेसिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो क्वालिफिकेशन जब किसी भी स्टेट में आ जाती है, तब वो स्टेट क्या करता है, डिक्लेरेशन करेगा कि आज से मैं इंटरनेशनल कम्युनिटी का मेंबर हूं, आज से मेरे पास वही राइट्स होंगे जो इंटरनेशनल कम्युनिटी के अदर स्टेट्स को मिले हुए हैं या उन पे अप्लाई होते हैं। तो इस तरीके से ये दो थ्योरीज हैं, जिसमें पहले हमने कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी की बात की एंड देन सेकंड हमने बात की डेक्लेरेटिव थ्योरी की। अब इसके अंदर मोड्स ऑफ रिकग्निशन की हम बात करेंगे। देखिए ये होगी बेसिकली डेफिनेशन जो क्वेश्चन में आता है कि आप व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकग्निशन हो जाता है, देन क्वेश्चन में आता है थ्योरीज ऑफ रिकग्निशन एंड उस क्वेश्चन में एक और आता है प्लस होके जो आता है मोड्स ऑफ रिकग्निशन। देखिए दो है, डी फैक्टो एंड डी जूरी, ये लैटिन वर्ड्स हैं। अब हम देखते हैं कि डी फैक्टो क्या होता है और डी जूरी क्या होता है। तो देखिए मोड्स ऑफ रिकग्निशन में पहला हम लेते हैं डी फैक्टो। देखिए डी फैक्टो में जो एक वर्ड हमें समझ में आ रहा है फैक्ट, फैक्ट को अगर हम हिंदी में बात करते हैं तो हम बोलते हैं आपके पास तथ्य, ठीक है। जब किसी भी स्टेट को मान्यता रिकग्निशन देनी होती है और वहां पर अगर हम बात करें उस स्टेट में, उस स्टेट के अंदर वो सारे फैक्ट नजर आ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं जो उसको रिकग्निशन देने के लिए जरूरी होते हैं, तो वहां पर हम उसको कौन सी रिकग्निशन देते हैं, डी फैक्टो देते हैं। ये देखिए अगर हम बात करें डी फैक्टो जो है वो फर्स्ट दी जाती है और सेकंड जो दी जाती है रिकग्निशन वो होती है डी जूरी, ठीक है। इट मीन्स क्या है कि जब किसी स्टेट में हमें वो सारे फैक्ट नजर आ रहे हैं बट एक डाउट है कि शायद ऐसा कोई एक एलिमेंट है, ऐसा कोई एक फैक्ट है जो मिसिंग है, वो फैक्ट वहां पर नहीं है बट बाकी के सारे फैक्ट आपको उस स्टेट में मिल रहे हैं, जिसके बिहाफ पे आप उसे क्या देंगे, रिकग्निशन देंगे। तो वहां पर जहां पर आपको एक या दो फैक्टर जो है वो मिसिंग हो रहे हैं, वो फैक्ट नजर नहीं आ रहे हैं, दो एलिमेंट्स नजर नहीं आ रहे हैं, वहां हम किसी स्टेट को ये नहीं बोलते हैं कि आपको जो है आपकी जो रिकग्निशन है वो नहीं मिलेगी। जहां डाउट है, जहां पर कोई एलिमेंट मिसिंग है, वहां हम उस स्टेट को पहले कौन सी रिकग्निशन दे देते हैं, डी फैक्टो रिकग्निशन देते हैं। यानी किसी स्टेट के बारे में अगर कोई डाउट है किसी एलिमेंट के बारे में, तो फर्स्ट लेवल पे जो आपको रिकग्निशन दी जाती है वो स्टेट को दी जाती है डी फैक्टो। और जब वो एक फैक्ट जो मिसिंग था उस फैक्ट को वो वहां पे कंप्लीट कर
कर देता है और अब सारे एलिमेंट, सारे फैक्ट्स जो हैं एक स्टेट के लिए, जो कि इंटरनेशनल पर्सनैलिटी के लिए जरूरी था, वो आज अगर उस स्टेट में आ चुका है तो अब वो सारे एलिमेंट्स आने पे, वो फैक्ट्स आने पे अब आप उस स्टेट को कौन सी रिकग्निशन देंगे? डी जूरी देंगे। इट मींस डी फैक्टो वो रिकग्निशन होती है जब हम किसी स्टेट को, उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स मिसिंग होते हैं या डाउट होता है कि वो सारी रिकग्निशन के लिए जो भी पॉइंट्स चाहिए थी, क्वालिफिकेशन चाहिए थी, वो कहीं पर शायद मिसिंग है, तो हम डी फैक्टो फर्स्ट लेवल पे देते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं डी जूरी, जो कि सेकंड लेवल पे दी जाती है। देखिए, डी जूरी का मतलब ये है कि जो भी फैक्ट्स, जो भी हम बात कर सकते हैं, अगर लीगली जो पॉइंट्स या एलिमेंट्स होने चाहिए थे वो स्टेट उसको कंप्लीटली फुलफिल कर रहा है, कोई भी एलिमेंट कहीं पे भी मिसिंग नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में जो फाइनल रिकग्निशन दी जाती है, जो फाइनल मान्यता दी जाएगी, वो मान्यता कहलाएगी डी जूरी। यानी कि यहां पर कम्युनिटी में, इंटरनेशनल कम्युनिटी में किसी को कोई डाउट नहीं है, सारे एलिमेंट्स कंप्लीट हैं। यहां पर वो इंटरनेशनल कम्युनिटी का अगर वो स्टेट मान्यता मिलती है तो वहां पर कोई आगे ऐसी कोई प्रॉब्लम से इश्यूज क्रिएट नहीं होंगे। जब ये पूरी तरीके से क्लियर होता है तो हम उस स्टेट को देते हैं डी जूरी रिकग्निशन। यानी कि कहा जा सकता है कि डी जूरी जो है वो फाइनल रिकग्निशन है, जिसके बाद की किसी भी एलिमेंट की जरूरत किसी भी स्टेट को नहीं होती है, और डी जूरी रिकग्निशन मिलने के बाद वो स्टेट इंटरनेशनल कम्युनिटी का मेंबर बन जाता है और उस पर उस दिन से इंटरनेशनल लॉ अप्लाई होने लग जाता है। ये बेसिकली मैंने आपसे डिस्कस किया कि कौन कौन से मोड्स हैं जो रिकग्निशन के होते हैं। इसी के साथ क्वेश्चन में एक और चीज भी आती है स्टूडेंट्स कई बार, कि डिफरेंस बिटवीन डी फैक्टो एंड डी जूरी। यानी कि डी फैक्टो यानी जिसको हम कहते हैं तथ्यात्मक मान्यता, और डी जूरी जिसे हम कहते हैं विधितय मान्यता। तो तथ्यात्मक मान्यता, विधितय मान्यता, डी फैक्टो, डी जूरी में डिफरेंस है क्या? तो देखिए, जो भी हमने डिस्कस किया उससे आपको क्लियर हुआ होगा कि हाँ, दोनों में, दोनों मोड्स में डिफरेंस है। वो दोनों मोड्स में क्या डिफरेंस है अगर मैं आपको बेसिकली बताऊं तो देखिए, डी फैक्टो फर्स्ट लेवल पे दी जाती है, डी जूरी फाइनल लेवल पे दी जाती है। सेकंड, डी फैक्टो प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है। अगर हम बात करें तो डी फैक्टो टेम्परेरी है, क्योंकि डी फैक्टो में अगर आपको लगा कि जो एलिमेंट्स मिसिंग थे, एलिमेंट्स नहीं आए हैं, तो आप उनसे वो रिकग्निशन भी वापस ले लेते हैं। जबकि जहां डी जूरी किसी को रिकग्निशन मिलती है तो वो परमानेंट रिकग्निशन होती है और इसे वापस नहीं लिया जाता। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि डी फैक्टो और डी जूरी जो है वो अलग अलग मान्यता है। जब किसी भी देश को डी जूरी, किसी भी स्टेट को डी जूरी मान्यता रिकग्निशन मिल जाएगी, उसके बाद वो स्टेट 100% इंटरनेशनल कम्युनिटी का मेंबर बन जाता है। सारे राइट्स वहां से अराइज हो जाएंगे, पैदा होना स्टार्ट हो जाएंगे, और वो सारे राइट्स जो हैं इस इंटरनेशनल लेवल पर उस मेंबर को, उस स्टेट को मिलना स्टार्ट हो जाएगा जिसको कि रिकग्निशन मिली है। तो इस तरीके से आज का जो टॉपिक हमने चैप्टर जो डिस्कस किया वो रिकग्निशन किया, जिसमें हमने बताया कि रिकग्निशन का मतलब है कि किसी भी स्टेट को उसकी पहचान देना, उसके अस्तित्व को बताना, उसको इंटरनेशनल लेवल पे एक स्टेटस दिलाना, उसके राइट्स को पैदा कराना, वो सब कौन करता है? वो रिकग्निशन मान्यता करती है। और जब किसी भी स्टेट को रिकग्निशन मिल जाएगी, मान्यता मिल जाएगी, वो इंटरनेशनल कम्युनिटी का मेंबर बन जाएगा, और मेंबर बनने के साथ वो उस लेवल पे वर्क करेगा जिस पे दूसरे सारे स्टेट्स वर्क कर रहे हैं, और उस पे भी इंटरनेशनल लॉ अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा हमने थ्योरीज डिस्कस की, और थर्ड हमने जो डिस्कस किया मोड्स किया, जो डी फैक्टो और डी जूरी किया, जिसमें मैंने आपको डिफरेंस भी बता दिया कि अगर क्वेश्चन में डिफरेंस आता है तो वो भी हमें लिखना होता है, क्योंकि बेसिकली दोनों अलग अलग जो है मोड्स हैं, और डी फैक्टो फर्स्ट लेवल का होता है, और अगर डी जूरी की बात करें तो डी जूरी फाइनल लेवल पे मिलने वाली रिकग्निशन होती है। थैंक यू।